नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये दरअसल कुछ समय पहले मैंने एक जजमेंट आया था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का, रजनेश बनाम नेहा, नवंबर 2020 में ये जजमेंट आया था, जिसमें कि ये बताया गया कि अगर मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया गया है पत्नी को, तो वो मेंटेनेंस किस किस तरीके से वो दिया जाए, या अगर मान लीजिए आज की डेट में कोई नया मुकदमा फाइल कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट हैं मेंटेनेंस की एक्सपेक्टेशन अपोजिट पार्टी से अपने स्पाउस से रखने के लिए। सो वो सारी की सारी चीजें हमारे रजनेश वर्सेस नेहा का जो जजमेंट था 4/11/2020 का, उसमें डिटेल्ड है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद मेरे पास काफी सारे फोन आए, क्वेश्चंस आए कि सर ये जजमेंट तो ये है कि अब आगे फ्यूचर में हमें किस तरीके से, अगर पत्नी मेंटेनेंस मांगती है या पति मेंटेनेंस मांगता है व्हाटसोएवर, उस केस में हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्री रिक्विजिट हैं देने, या क्या प्रोसीजर कोर्ट क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा। लेकिन जिन केसेस में ऑलरेडी मान लीजिए वाइफ का मेंटेनेंस लेना बनता ही नहीं है, या क्या क्या रीजंस हैं जिससे कि हम वाइफ को, अगर वाइफ है इस केस में, मैं वाइफ यूज करूंगा क्योंकि ज्यादातर वाइफ के तरफ से ही मुकदमा मेंटेनेंस के लिए डाला जाता है, चाहे वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत हो, चाहे वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर हो, चाहे वो किसी भी लॉ के अंदर हो, 125 के अंदर हो, उसमें वाइफ ज्यादातर मेंटेनेंस मांगती हैं। सो कि किस तरह से हम उन मेंटेनेंस देने से बचें अगर हमारे पास वैलिड रीजंस है, अगर हमारी पत्नी द्वारा 100% फर्जी मुकदमे योजित किए गए हैं, तो हम कैसे अपने आप को इन सब चीजों से बचाएं। तो मैंने कुछ थोड़ा सा होमवर्क करके करीब 10-12 जजमेंट्स आप लोगों के लिए निकाली हैं पिछले 10 वर्षों की। बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, आप इन जजमेंट्स को साइट कर सकते हैं, मैं इनमें रीजन आपको दूंगा। प्लस मैं ये सारी जजमेंट्स मैंने लिखी हैं वर्ड में, ये मैं सारी की सारी इसमें वीडियो लिंक में पेस्ट भी कर दूंगा। आप जो है इन्हें यूज कर सकते हैं अपने केसेस में, या कोई भी ज़्यादा जानकारी हो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे से, जिससे कि मैं आगे आपसे ये इस तरह की वीडियो भी फ्यूचर में भी शेयर करता रहूँ। दोस्तों, मैं एक बात और ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है, इसमें इस वीडियो को चाहे आप वादी हैं या प्रतिवादी हैं, यानी हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, आप दोनों लोग ज़रूर देखें। पत्नियां तो इसलिए ज़रूर देखें कि अगर आप लोगों ने झूठे मुकदमे डाले हुए हैं, या आपने अगर कोई भी इस तरह की बात की हुई है जिसके लिए आपके हस्बैंड यानी कि रिस्पोंडेंट बिल्कुल आपके उस झूठ का या आपके इवन उस सच का तोड़ लेकर तैयार खड़े हुए होंगे, तो आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह की बातें आप ना डालें। दूसरा, वो हस्बैंड जरूर देखें जिन्हें पता है कि हमारी पत्नी ने इस तरह की झूठी चीजें इसमें मुकदमे में योजित की हुई हैं, मुकदमे में डाल रखी हैं, तो वो हस्बैंड इन्हें जरूर देखें। और मेरा आपसे हाथ जोड़कर ये भी निवेदन है, आपके जैसे और बहुत भाई हैं जिन्हें आप जानते होंगे जो इस तरह की झूठे मुकदमों से गुजर रहे हैं, कृपया करके उनसे ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, इसका लिंक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये ज्ञान आगे बढ़ सके, ये लोगों को सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सबसे पहले हम बात करेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सन 1988 की एक जजमेंट है। इस जजमेंट में, ये जजमेंट बिल्कुल समझ लीजिए मूल है एक क्वेश्चन का, जिसमें कि ये समस्या इनके सामने आई, जो वाइफ थी उसको हस्बैंड की फर्स्ट मैरिज की जानकारी थी कि उसकी ऑलरेडी मैरिज हुई है, उसके बावजूद भी उसने शादी कर ली, उसने शादी कर ली उसके बावजूद भी इस आदमी से, और बाद में किसी वजह से आपस में मनमुटाव होने के चलते इन्होंने जो है मेंटेनेंस मांगा। ऐसे परिस्थिति में ये मुकदमा नीचे की कोर्ट से पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, और जो 125 का CRPC 125 के अंदर ये मुकदमा था, और क्या डिस्कशन इसमें था वो देखते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने जो चैलेंज किया, वो चैलेंज किया
कि ये जो महिला है ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरी पत्नी नहीं है, एज इन इसके साथ मेरी हुई मैरिज लीगल मैरिज नहीं है। जिस पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपकी जो पत्नी है आपकी लीगली मैरिड वाइफ नहीं है, क्योंकि पहली बात तो ये कि उन्हें पहले दिन से जानकारी थी कि आपकी ऑलरेडी शादी हुई है। दूसरा, हिंदू धर्म के हिसाब से, हिंदू धर्म के अंदर अगर मान लीजिए किसी भी स्पाउस का, चाहे वो पत्नी हो चाहे पति हो, किसी भी स्पाउस का अगर दूसरा स्पाउस लिविंग है तो आप दूसरी मैरिज में नहीं जा सकते। अगर बिना डिवोर्स के या अगर किसी भी लिविंग स्पाउस को छोड़कर आप दूसरी मैरिज में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि वॉइड इप्सो ज्यूरे आपकी मैरिज है, यानी कि पहले दिन से ही फ्रॉम द डेट ऑफ इंसेप्शन आपकी मैरिज इनवैलिड है, आपकी मैरिज वैलिड नहीं है। इसलिए आपकी पत्नी आपको मेंटेनेंस देने की उन्हें जरूरत नहीं है। ये जो केस था ये था यमुनाबाई अंतरा आधव बनाम रनंत्राओ शिवराम आधव, क्रिमिनल अपील संख्या 475/988। लिंक मैं डाल दूंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं। सो इसमें तब कि अगर मान लीजिए हिंदू मैरिज की हम बात कर रहे हैं, सेकंड मैरिज है, तो कब वो वैलिड है कब वो इनवैलिड है, इसमें उसकी बात की गई। दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो आया कि बहुत सारे केसेस में वाइफ उल्टे सीधे रीजन देती हैं कि जी मैं इस कारण से घर से बाहर रह रही हूं, मैं इस वजह से घर से बाहर रह रही हूं, इनकी गलती की वजह से रह रही हूं, मेरे सास की गलती है, मेरे ससुर की गलती है, फलाने की है, ढिमकाने की है। सो इसके चलते ऐसा ही लगभग एक केस था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में ये डिसाइड हुआ। देव नारायण हल्दर बनाम अनुश्री हल्दर, क्रिमिनल अपील संख्या 1059 ऑफ 2003, 125 CRPC की ये क्रिमिनल अपील थी। इसमें हुआ क्या, इसमें ये अपील हस्बैंड ने डाली ये कहते हुए कि मेरी वाइफ ने जो रीजंस दिए वो कोई भी वैलिड रीजन नहीं है, ये क्यों मुझे छोड़कर अपने माता पिता के घर या कहीं पर भी रह रही है, सो इसलिए मैं मेंटेनेंस नहीं दूंगा क्योंकि अपनी मर्जी से मुझे छोड़कर रह रही है। पूरा केस सुप्रीम कोर्ट ने स्टडी किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि हां, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई भी एविडेंस पत्नी ने भी नहीं लगाया है कि उसके साथ किसी भी प्रकार की मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना हुई, किसी भी प्रकार की क्रूरता उसके साथ की गई, कोई भी डॉक्यूमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं है जिससे कि उस वाइफ के साथ इल ट्रीटमेंट अगर हस्बैंड ने या उसके घर वालों ने किया हो वो दिखता हो। सो चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए वाइफ का अपनी मर्जी से हस्बैंड को छोड़कर कहीं और रहना और फिर ऊपर से खर्चा मांगना बिल्कुल 100% गलत है, इलीगल है। सो इफ देयर इज नो रीजनेबल ग्राउंड एंड द ग्राउंड इज प्रूवन, the wife cannot ask for maintenance, need not to pay maintenance to her। देव नारायण हल्दर बनाम अनुश्री हल्दर, जजमेंट है 2003 का। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट लेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है संजय भारद्वाज बनाम स्टेट, क्रिमिनल मिसलेनियस 491/2009, सेक्शन 12 घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत यह है। इसमें कोर्ट ने मेंटेनेंस कर दिया लड़की को, क्यों मना कर दिया उसकी बात करेंगे। यहां पे क्या था, वाइफ क्वालिफाइड है, वाइफ क्वालिफाइड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है। हस्बैंड का कहना है, हस्बैंड ने सारे डॉक्यूमेंटेशन अपनी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, अपने इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे दिखा दिए और कह दिया साहब मैं भी अनएम्प्लॉयड हूं। सो लेकिन नीचे की कोर्ट ने मेंटेनेंस बांध दिया था। सो कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा कि भाई अगर लड़की भी पढ़ी लिखी है, लड़का भी पढ़ा लिखा है, सो देयर शुड नॉट बी एनी बायस। दोनों को एक ही नजरिए से देखा जाना चाहिए। दोनों MBA हैं, दोनों नौकरी करते थे पहले, और अब अगर मान लीजिए पत्नी नौकरी नहीं कर रही है जानबूझकर, तो हस्बैंड को भीख मांगने के लिए, उधार लेने के लिए या चोरी करने के लिए कोर्ट नहीं कह सकती मेंटेनेंस देने के लिए। बेग, बोरो, स्टील, हस्बैंड वुड नॉट बी मेड टू बेग, बोरो एंड स्टील बाय द कोर्ट टू पे मेंटेनेंस।
to a educated wife who's sitting idle at home. So संजय भारद्वाज बनाम स्टेट एंड अनदर में ये डिसाइड हुआ और इनका जो मेंटेनेंस का ऑर्डर नीचे फैमिली कोर्ट ने दिया था वो सेट असाइड कर दिया गया। और सो क्वालिफाइड वाइफ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। अभी हम मेंटेनेंस इसी में क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और सेक्शन से रिलेटेड और आगे बात करेंगे, जिसमें आपको आइडिया लगेगा कि किस किस तरीके से हम अपने केसेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। और मोर और लेस ऐसे आपको हालांकि बहुत सारे जजमेंट्स मिल जाएंगे, बट रजनेश बनाम नेहा को आप अगर आप लें, उसको एक लैंडमार्क जजमेंट लें सिर्फ इसलिए कि मेंटेनेंस जब देना है किस तरीके से दिया जाएगा और उसमें क्या क्या प्री रिक्विजिट है। जैसे कि वाइफ के लिए कंपलसरी हो गया है, दोनों पार्टीज के लिए कंपलसरी हो गया इनकम एसेट एफिडेविट देना। अगर इनकम एसेट एफिडेविट नहीं देंगे वाइफ या हस्बैंड तो मेंटेनेंस डिसाइड नहीं होगा, क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। एनीवेज कमिंग नेक्स्ट, अगेन दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है सन 2011 की 344/2011 दमनप्रीत कौर बनाम इंदरमीत जुनेजा। ये भी सेक्शन 23 के अंदर है। इंटरिम मेंटेनेंस है घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत। इंटरिम मेंटेनेंस क्यों नहीं अलाउ क्यों नहीं करना चाहिए। इस केस में इंटरिम मेंटेनेंस मांग रही थी पत्नी, जो कि 50,000 रुपए तनख्वाह कमाती थी एक पर्टिकुलर दिन तक। उसके बाद उसका हस्बैंड से हो गया झगड़ा, जॉब छोड़ कर बैठ गई घर, और घर पे बैठ के अपनी मर्जी से कहती है अब मैं नौकरी नहीं करूंगी, मैं हस्बैंड मेरे को पालेगा, मेरा हस्बैंड से मुझे खर्चा चाहिए। सो दिस इज व्हाट दिल्ली हाई कोर्ट टुक इनटू कंसिडरेशन दैट इट इज हर, जो कि अपनी मर्जी से घर पे बैठकर हस्बैंड से मेंटेनेंस चाह रही है। वो खुद नौकरी नहीं करना चाहती, जबकि वो इतनी क्वालिफाइड है कि ढूंढने पर नौकरी मिल सकती है उसे, पर क्योंकि वो खुद क्वालिफाइड है और नौकरी नहीं ढूंढ रही है, इसलिए उसका किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं बनता मेंटेनेंस मांगने का। एंड हेंस क्योंकि कैपेसिटी है उसकी सुटेबल जॉब पाने की, इसलिए जो है उसको मेंटेनेंस अलाउ नहीं किया जाएगा। हेंस लड़की ने जो पिटीशन डाली थी वो उसकी डिसमिस कर दी हाई कोर्ट ने। एंड ये हुआ कि नीचे की कोर्ट ने डिसमिस किया कि भाई तू पढ़ी लिखी हम तुझे नहीं देंगे, हाई कोर्ट ने भी उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। रिमेंबर, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली आपकी एप्लीकेशंस को डेफिनेटली कंसिडर करता है इफ देयर इज अ क्वालिफाइड वाइफ। सो क्वालिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी वाइफ क्वालिफाइड होने के बाद भी आपसे मेंटेनेंस मांग रही हैं, अब क्वालिफिकेशन कैन बी 12th, कैन बी ग्रेजुएशन, कैन बी MBA, कैन बी एनीथिंग विज विज आपकी जो खुद की क्वालिफिकेशन। अगर हस्बैंड मान लीजिए ग्रेजुएट है और वाइफ भी ग्रेजुएट है, दोनों नौकरी करते थे, तो उस केस में अगर आप चाहें आप अपना इन जजमेंट्स के बेसिस पे इंप्रेस कर सकते हैं कि क्वालिफाइड है। अगर मैं 5,000 रुपए की नौकरी करता हूं तो ये भी 4,000 रुपए की नौकरी कर सकती है। खैर, हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की जजमेंट के बारे में बात करेंगे। विकास जैन बनाम दीपाली उर्फ आयुषी जैन, 2002 की जजमेंट है। क्रिमिनल रिवीजन 88/2002 CRPC 125 में ऑर्डर हुआ विकास जैन के खिलाफ। विकास जैन पहुंचे हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड में और कहा कि भाई मेरी वाइफ ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, उसके बावजूद भी मेंटेनेंस मांग रही है, ये मेंटेनेंस मांगना उसका इलीगल है। नीचे की कोर्ट ने मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। सो इस केस में हुआ क्या था ब्रीफली, वाइफ का जब सेपरेशन हो गया, उसको पैरालिसिस का अटैक लग गया और वो हैंडीकैप हो गई। हैंडीकैप हो गई, जब वो कोर्ट में गई तो नीचे की कोर्ट ने उसको मेंटेनेंस बांध दिया। अभी जब तक ये सब होता उसी दौरान उसकी जॉब लग गई, सरकारी नौकरी लग गई स्कूल में टीचर, और 50-60 हजार रुपए तनख्वाह मिलने लगी। सो वहां पर जब कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट में उनके लड़की के अधिवक्ता ने कहा कि भाई हैंडीकैप है, ये है, वो है, तो उन्होंने उसका हस्बैंड ने एम्प्लॉयमेंट लेटर दे दिया, ये लो जी सरकारी अपॉइंटमेंट लेटर है और ये इसको तनख्वाह मिलती है। सो कंसिडरिंग दैट, वेर इन वो जो 50,000 रुपीज उसको मिलता या मिलेगा,
वो पैसा वॉज मोर देन सफिशिएंट फॉर हर, जिससे कि वो अपना ध्यान रख सके, अपने लिए खा सके बड़े आराम से तसल्ली से बैठ के। हेंस उसको किसी भी प्रकार के मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने जो है उनकी क्रिमिनल रिवीजन अलाउ कर दी और इसके विकास जैन के फेवर में ये केस हो गया। सो अगेन क्वालिफाइड वाइफ थी, मेंटेनेंस चल रहा था या ऑर्डर हो चुका था, उसको कैंसिल करवाने हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट ने वो पिटीशन उनकी अलाउ कर दी। सिमिलरली अशोक सुब्रमण्यम बनाम सी श्री विद्या है, ये है सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 24, जिसमें पेडेंटलाइट मेंटेनेंस दिया जाता है। पेडेंटलाइट मेंटेनेंस किस लिए दिया जाता है कि भाई वाइफ जो है खा कमा नहीं सकती या अपना ध्यान नहीं रख सकती, इसलिए जो है उसे खर्चा मिलना चाहिए पहले दिन से, जब तक मुकदमे चले तब तक। उसके बाद तो फिर परमानेंट जो डिसाइड होना है वो होना है। इस पर्टिकुलर केस में 2018 में डिसीजन आया। इसमें हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने सेक्शन 24 के बारे में क्या कहा। सो हुआ क्या, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि वाइफ ऑलरेडी जॉब करती थी, लेकिन वाइफ जो जॉब कर रही थी वो कम पैसों की कर रही थी और हस्बैंड जो है ज्यादा पैसों की जॉब कर रहा था। उदाहरण के तौर पे 20,000 और 40,000 वाला फर्क था। तो वाइफ पहुंची कि जी मेरा तो क्या नाम मुझे मेरे हस्बैंड को ज्यादा पैसे मिलते हैं, मुझे भी मेंटेनेंस चाहिए। सो HM 24 को डिफाइन करते हुए कोर्ट क्या कहती है कि HM 24 या मेंटेनेंस की जो सुविधाएं हैं, मेंटेनेंस के जो मुकदमे लड़कियां डालती हैं, वो इसलिए नहीं बनाए हुए हैं लॉ में कि वो स्टेटस को एट पार लेके आए। एट पार मतलब कि अगर मान लीजिए हस्बैंड 4 लाख रुपए कमाता है तो मुझे भी 4 लाख रुपए चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, या मुझे आधा सैलरी चाहिए, ऐसा नहीं है। इट इज लाइक दिस दैट इट शुड बी गिवन सो दैट द सर्वाइवल फॉर बेसिक नीड्स इज इजी। सो अगर आपको जितने पैसे की जरूरत है, मान लीजिए आपका 20,000 में 30,000 रुपए महीना में काम चल जाएगा, कोर्ट जिसको कंसिडर करती है, तो केवल वो मिलेगा आपको। ये नहीं कि मेरा हस्बैंड अगर 5 लाख कमा रहा है तो मुझे 2.5 लाख चाहिए या मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, वो नहीं होगा। सो द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग पेडेंटलाइट मेंटेनेंस is not to elevate the status and lifestyle of wife at par, but to add financial support of her livelihood or survival for basic needs। ये स्टेटमेंट हाई कोर्ट ने दी अशोक सुब्रमण्यम बनाम श्री विद्या ने हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने। सो इसमें जो है कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि पेडेंटलाइट मेंटेनेंस ऐसे इजीली अवॉर्ड नहीं करना चाहिए। कोर्ट शुड कंसिडर द स्टेटस, कोर्ट शुड कंसिडर the income of the wife and should not allow parentalite in one go without considering all these facts। So आपने कई बार देखा होगा, आपके अगर खुद के केसेस हैं उसमें भी क्या चलता है कि पत्नी जो है कई बार ये कहती है भाई मैं तब रहूंगी अगर तेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं रहेंगे, मैं इनकी शक्ल ही बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल इनसे अलग रहना पड़ेगा आपको, अगर आप इनसे अलग रहेंगी तभी मैं आपके साथ आऊंगी, तभी मैं घर बसाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी। या आपकी पत्नी किसी भी सूरत में आपके माता पिता को बर्दाश्त नहीं कर सकती, जस्ट बिकॉज मे बी फॉर वॉट एवर रीजन, और शी इज नॉट हर पेरेंट्स और वॉट एवर। ऐसा ही केस आया इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने, ज्योति एलियस गुड़िया बनाम स्टेट ऑफ यूपी। क्रिमिनल रिट पिटीशन 16,302/2012। इसमें क्या हुआ, 125 में उनका मेंटेनेंस खारिज कर दिया ट्रायल कोर्ट ने। लड़की पहुंची हाई कोर्ट कि जी मुझे मेंटेनेंस दिया जाए, क्योंकि जो है मैं अपने पति के को छोड़कर अलग रह रही हूं और मेरा पति मेंटेनेंस नहीं दे रहा। कोर्ट ने पूछा भाई क्यों अलग रह रही है, क्या रीजन है तुम्हारे अलग रहने के? तो उस पे हस्बैंड ने बताया कि ये मेरे साथ ये शर्त रख रही हैं, जो कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में भी दिया है, कि मैं रहूंगी तब जब तू अपनी माँ को छोड़ देगा। माँ थी इस केस में, कि माँ को छोड़ दे तभी तेरे साथ रह पाऊंगी, तभी घर बसाऊंगी, नहीं तो नहीं बसाऊंगी। जिसपे माननीय सर्वोच्च उच्च न्यायालय कहते हैं कि इस तरह की अनरीजनेबल डिमांड अपने आप में ही गलत है,
अनरीजनेबल है। जिस माँ ने जन्म दिया है उसको नहीं छोड़ सकता किसी भी सूरत में। और मोर इम्पोर्टेंटली, लड़की ने अपनी किसी भी पिटीशन के अंदर कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया जिस रीजन से ये पता चले कि भाई आखिर क्यों नहीं रहना चाहती अपनी सास के साथ, क्यों नहीं रहना चाहती। सो देयर वाज नो सच रीजन गिवन एंड हेंस उसकी पिटीशन, गुड़िया की पिटीशन डिसमिस कर दी हाई कोर्ट ने और कहा कि जाओ मेंटेनेंस लेना तो अपने पति के घर रहो, अदरवाइज कोई वैलिड रीजन लेके आओ। खैर उनका मेंटेनेंस का मुकदमा खारिज हो गया। सो दिस इज वेयर देयर आर अनरीजनेबल डिमांड्स बाय द वाइफ। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने 2008 का मैटर है, 949 ऑफ 2008, मनीष कुमार बनाम प्रतिभा। ये भी सेक्शन 24 का मुकदमा है। सेक्शन 24 का मुकदमा, इसमें क्या हुआ, इसमें वाइफ ऑलरेडी 42,000 रुपये तनख्वाह ले रही थी और हस्बैंड ले रहा था 75,000 रुपये। ट्रायल कोर्ट ने आंखें बंद करके, जो कि जनरली करती है ट्रायल कोर्ट, आंखें बंद करके मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। मेंटेनेंस अलाउ कर दिया 7,500 रुपये की, जी लड़की को तुम और दोगे। अब इसमें मनीष पहुंचे हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली और हाई कोर्ट में जाके पूछा, जी ऑलरेडी 42,000 रुपये तनख्वाह ले रही है, मैं 75,000 रुपये ले रहा हूं, केवल 20-25,000 रुपये का फर्क है, उसे पैसे क्यों दिए, उसे पैसे क्यों चाहिए। और जाहिर सी बात है हाई कोर्ट भी पूछेगा, भाई ऑलरेडी 42,000 रुपये तुम कमा रहे हो, सो वाई इज इट दैट यू नीड मोर मनी। सो देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस मनी। सो मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा रजनीश बनाम नेहा में कि जो इनकम एसेट एफिडेविट है उसकी अगर आप डिटेल्स में जाएंगे तो इनकम एसेट एफिडेविट क्या कहता है। इनकम एसेट एफिडेविट ये कह रहा है कि जब आपके एक्सपेंसेस हैं, जहां आपके एक्सपेंसेस हैं, आप उन एक्सपेंसेस में बताएंगे कि मेरा इतना पैसा यहाँ खर्च हुआ, इतना वहां खर्च हुआ, इतना यहाँ करती हूँ, इतना वहां करती हूँ या यहाँ करता हूँ। सो दैट देन विज़-अ-वी योर इनकम इट कैन बी मेड इजी कि हमें कितना मेंटेनेंस अवॉर्ड करना चाहिए या मेंटेनेंस की आवश्यकता भी है कि नहीं। सो इसलिए आपको शपथ पत्र एसेट इनकम एफिडेविट का देना ही पड़ता है रजनीश बनाम नेहा के बाद। इस केस में ऐसा नहीं था तो वाइफ से पूछा गया, वाइफ के पास कोई जवाब नहीं था, हेंस पिटीशन जो है मनीष की अलाउ कर दी हाई कोर्ट ने और उनका सारे क्लेम उनके प्रतिभा के खारिज कर दिए। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने फिर एक मैटर पहुंचा सेक्शन 24 और सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। ये दो जजमेंट लास्ट की मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन केसेस में जिसमें वाइफ जो है एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है। प्लीज ध्यान से दीजिए, 125(4) सेक्शन 125(4) ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर इस बारे में लिखा हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर इस बारे में लिखा हुआ है। सेक्शन 24 और 25 में मेंटेनेंस मांगा वाइफ ने, लेकिन हस्बैंड ने एडल्ट्री कर दी प्रूफ कि वाइफ शादी के बाद एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है। उन्होंने जो है ऑडियो वीडियो लगा दिया, फोटोग्राफ्स लगा दी और जो है ट्रांसक्रिप्ट लगा दिया, जिसमें कि वाइफ ने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने मित्र से की थी वो सारी पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी उसकी, वो लगा दी। हाई कोर्ट ने उन्हें कंसिडर किया और हाई कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई जब क्लियर ये डॉक्यूमेंटेशन है जिसमें वाइफ की एडल्ट्री दिख रही है तो किस बात का खर्चा ये मांग रही हैं। सो पहले तो उनका सेक्शन 24 में खर्चा कैंसिल किया, फिर उसके बाद सेक्शन 25 में जो एलिमनी मांगी जाती है फुल एंड फाइनल, वो भी कह दिया कि क्योंकि तुम एडल्ट्रस रिलेशनशिप में हो इसलिए तुम्हें एलिमनी भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से सुनीता सिंह की अपील को डिसमिस कर दिया गया, खारिज कर दिया गया और सुनीता सिंह अपने जो है अपने नए मित्र के साथ खुशी खुशी बाद में रहने लगे। सो फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट का लास्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे। ये भी एडल्ट्री के बेसिस पर ही है। इसमें 2016 का 724/2016 क्रिमिनल रिट पिटीशन है, 125 और 127 से रिलेटेड Cr.Pc। इसमें भागवत पीतम्बर बोर्ड से बनाम अनुसूयाबाई भागवत बोर्ड से एवन्य की पिटीशन थी, क्रिमिनल पिटीशन है। इसमें क्या हुआ, इसमें हस्बैंड ने एडल्ट्री प्रूव कर दी एट अ लेटर स्टेज। ये ध्यान रखिए, ये उन मैटर्स में है जिनमें क्या होता है, पहले से ही पहले दिन ही कोर्ट ने इंटर मेंटेनेंस अलाउ कर दिया कि नहीं वो तो हम बाद में, ट्रायल की बात है, एडल्ट्री तो ट्रायल में देखेंगे, ये है वो है, और मेंटेनेंस अलाउ कर देती है कोर्ट।
ये उन केसेस में सबसे जजमेंट सबसे सही बैठती है जहां पे एट अ लेटर स्टेज हस्बैंड ने एस्टेब्लिश कर दिया कि हाँ वाइफ एडल्ट्री में थी। सो उस केस में हस्बैंड ने जाके हाई कोर्ट में पिटिशन फाइल की कि ये देखिए मैंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है, मैंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर दिया है कि जो है मुझे ये वाइफ अडल्ट्रस थी और मुझे इसके चलते डिवोर्स मिल गया है। हेंस ये जो मेंटेनेंस बंधा हुआ है ये मेंटेनेंस कैंसिल होना चाहिए। तो हुआ क्या इस केस में, ट्रायल कोर्ट ने जिसमें मेंटेनेंस एप्लीकेशन थी उसमें कहा कि वहां जहां तुमने डिवोर्स केस में एस्टेब्लिश किया एडल्ट्री, यहां थोड़ी किया, यहां भी करो। सो हाई कोर्ट आते हुए कहता है कि भाई अगर एक चीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुकी है लोअर कोर्ट में तो इट इज नॉट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश द सिमिलर फैक्ट इन द सेम इन अ केस रिलेटेड टू सेम पार्टीज। सो हेंस उनकी जो है पिटिशन अलाउ कर दी गई, जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ था वो सेट असाइड कर दिया गया और फाइनली भगवंत पीताम्बर जो है इस मुकदमे को जीत गए। सो इन 8-10 जजमेंट में आपने देखा कि अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कोर्ट्स में अगर हम अपने मैटर को रखते हैं हमें हेल्प मिल जाती है और हम किस तरह से इन्हें इन जजमेंट्स को या इनके जैसी और जजमेंट्स को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको जो जजमेंट्स मैंने शेयर किए हैं आज ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगे। अगर मान लीजिए किसी और पेक्यूलियर आप सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो आप प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। आपकी मदद ज़रूर करूंगा रिसर्च करके आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, या अगर कोई और सोल्यूशन होगा हमारे पास सोल्यूशन ज़रूर देंगे। और आई होप दिस हेल्प्स। सो बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। फ्यूचर में और वीडियोस शेयर करता रहूँगा। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।